Hello guys, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Guys, आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है केमिकल काइनेटिक्स, वन शॉट में कवर करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ केमिकल जो वर्ड यूज़ हुआ है चैप्टर के नाम में, तो केमिकल फॉर होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। केमिकल से यहाँ पर हम लेते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और काइनेटिक्स मीन्स होता है यहाँ पर मोशन। काइनेटिक्स माने होता है मोशन कह लो आप, या स्पीड कह लो आप, या फिर हम कह लें वेलोसिटी। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड यानी केमिकल रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होती हैं, कितनी जल्दी कंप्लीट होती हैं, और केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में केमिकल रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है, और उन केमिकल रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब हम इन तीनों टर्म्स की स्टडी कर लेते हैं तो उसी को कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। डेफिनेशन भी यही कहती है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शंस में डील करती है। ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बताती है, और साथ साथ मैकेनिज्म बताती है कि किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को फैक्टर अफेक्टिंग को डिटरमाइन करते हैं, और साथ साथ मैकेनिज्म को डिस्कशन करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तीन कैटेगरीज हो जाती हैं केमिकल रिएक्शंस की, और वो तीन कैटेगरीज कौन सी होती हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और कभी कभी हम इन्हें आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये एक ही तीनों नाम एक ही रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड रिएक्शन होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन होती है मॉडरेट और रेट मीजरेबल रिएक्शंस। तो वन बाय वन अब इन तीनों रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो वन बाय वन इन तीनों रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन गाइस। तो वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में हम कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती हैं, यानी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, उनको वेरी फास्ट रिएक्शन बोला जाता है। और जनरली इनको कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 से 10⁻16 सेकंड में कवर हो जाती है, यानी इतने छोटे टाइम पीरियड में कवर होती हैं कि इनका रेट डिटरमाइन करना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट या इंस्टेंटेनियस का रेट डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। और जनरली वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती हैं, तो जितनी भी हमारी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, या हम कहें कि जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें रैंडम प्रेसिपिटेट बनता है, वो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद सेकंड टाइप जो आता है हमारी रिएक्शन का, वो होता है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन आपको नाम से भी समझ में आ रहा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो बहुत स्लो चलती है, यानी जो सेवरल आवर्स ले लेती है या सेवरल डेज ले लेती है, यानी जो कंप्लीट होने में कई घंटे ले लेती है, कई बार कई ईयर्स भी ले लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। और वेरी स्लो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना भी बहुत मुश्किल होता है, या हम कहें कि इम्पॉसिबल होता है। जनरली वेरी स्लो रिएक्शंस के एग्जांपल कौन से होते हैं, तो हमारी डेली लाइफ में वेरी स्लो रिएक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल जो गाइस होता है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखते हो कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो आयरन पर रस्ट एक दिन में नहीं आता है, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और बहुत दिनों के बाद रस्टिंग होना स्टार्ट होती है और आयरन हमारा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है हमारे पास मॉडरेट और रेट मीजरेबल रिएक्शंस। तो जनरली मॉडरेट और रेट मीजरेबल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके रेट को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और इनका नाम भी इसीलिए है रेट मीजरेबल रिएक्शन। तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो रेट मीजरेबल होती हैं, कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शन ही होती हैं जो वेरी फास्ट या वेरी स्लो होती हैं। तो इसका एक जर्नल एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो कवर किया है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है वो ईजिली उस रिएक्शन का रेट मेज़र किया जा सकता है। तो आगे बढ़ें अगर हम इन तीनों रिएक्शंस के बाद, जब हम ये बात कर लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और केमिकल काइनेटिक्स में कितने तरीके की रिएक्शंस होती हैं, तो उसके बाद आता है हमारे पास एक नया टर्म, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो गाइस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि रेट क्या होता है। देखिए रेट का मतलब होता है कि हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड बता रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट भी होता है। तो हम रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी फाइंड करते हैं, और हम रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट दोनों ही हम रेट बता सकते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो रेट होता है वो भी क्या होता है, तो वो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जो होता है वो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। क्यों होता है ऐसा, तो आप समझने की कोशिश करें कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, यानी जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 2m थी, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ये रिएक्शन कितना था, तब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। हम कहते हैं कि इस 2 में से
0.5 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई। तो हमें इसका मतलब क्या है कि ए 0.5 डिक्रीज़ हुआ है, तो जितना ए यानी रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज़ हुआ है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसका मतलब बी कितना बना है किसी टाइम टी पर, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा बी 0.5 प्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होता है, जितना ख़त्म होता है, उतना ही प्रोडक्ट बनता है। और रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट का रेट ऑलवेज इक्वल टू होता है रेट ऑफ प्रोडक्ट के, और अगर नहीं होता है तो हम उन्हें कोफिशिएंट्स के थ्रू हम उन्हें इक्वल कर लेते हैं। तो वो तो बात आगे की बात है। तो फिलहाल मैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कह रहा हूँ कि कैसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी निकाला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी निकाला जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप विद रेस्पेक्ट टू ROR इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, चाहे आप विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालिए या फिर विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका यहाँ सबसे बड़ा इफेक्ट यानी फॉर्मूला क्या होगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी, टाइम के चेंज होने से कितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसी को क्या बोलते हैं, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं, ROR बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही बात की जाए, अगर वहाँ चेंज इन मोल्स के टर्म में बात की जाए तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है चेंज इन मोल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी ROR कैसे निकाला जा सकता है मोल्स की रेस्पेक्ट में, चेंज इन मोल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोल्स का मतलब होता है फाइनल मोल्स माइनस इनिशियल मोल्स, ठीक है। चेंज इन टाइम का मतलब भी आपको पता है कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन हमारी ऐसी है जो लिक्विड फेज में हो रही है तो वहाँ वॉल्यूम का बात होती है, तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन को हम चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वहीं पर अगर कोई रिएक्शन हमारी गैसियस है तो गैसियस टर्म में हम कॉन्सेंट्रेशन ना यूज़ करके हम प्रेशर यूज़ करते हैं, तो हम इसी ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जनरली 90% केसेस में हम कॉन्सेंट्रेशन को ही डिस्कस करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये आगे बढ़ जाता है। इसके बाद गाइस बारी आती है ROR, हमें समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी एक्सप्लेन किया जाता है और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी एक्सप्लेन किया जाता है। चाहे विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एक्सप्लेन किया जाए या विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया जाए, वो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब आगे आता है बच्चों एवरेज रेट। जब हमें रेट के बारे में पता लग गया कि रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, ROR रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो एवरेज रेट क्या होता है, तो एवरेज रेट की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज रेट के लिए जब हम कहीं पर जब रेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रेट का रिप्रेजेंटेशन करते समय जब हम डेल लेते हैं, यानी ये डेल का साइन लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये एवरेज रेट होता है, ठीक है। जब हम डेल का साइन लगाते हैं तो एवरेज रेट होता है। और जनरली एवरेज रेट कब निकाला जाता है, तो एवरेज रेट डिटरमाइन किया जाता है किसी लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, यानी कोई रिएक्शन A से B में कन्वर्ट हो रही है काफ़ी लंबे समय में, तो इस बीच हम क्या करेंगे, एक एवरेज रेट एक्सप्लेन करेंगे। और एवरेज रेट जब भी एक्सप्लेन करते हैं डेल का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है, और मुझे एक्सप्रेशन देना है रेट रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट के लिए देखो, रिएक्टेंट के केस में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है, तो मैं कहूँगा ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू किसके, रिएक्टेंट के। विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा घटता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है, इसलिए रिएक्टेंट हमेशा घटता है, तो हम अपने पास से हाइपोथेटिकली माइनस साइन लेते हैं। रीज़न, क्योंकि माइनस साइन लेने का रीज़न ये होता है क्योंकि अगर मैं इस वाले अंदर बॉक्स के अंदर वाले डाटा की बात करूं तो रिएक्टेंट के केस में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आता है वो नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी केमिकल रिएक्शन का रेट चाहे वो रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में हो या प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में हो नेगेटिव नहीं होता है। तो जब हम नेगेटिव लगा देते हैं तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ROR को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम माइनस का साइन लेंगे, और जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बताएंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको वर्ड एक और नाम देते हैं, और वो नाम होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यानी रिएक्टेंट के लिए हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, ठीक है। R का मतलब रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब अगर मैं यही इसी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो
जितना रिएक्टेंट खत्म होता है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जितना रिएक्टेंट खत्म होता है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस में जाता है यानी खत्म होने लगता है और प्रोडक्ट उतना ही अपीयरेंस में आना शुरू होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ROR विद रेस्पेक्ट टू P फॉर प्रोडक्ट। और कैसा, ये कौन सा है, रेट ऑफ अपीयरेंस है। ये वाला कौन सा रेट है, रेट ऑफ अपीयरेंस। यानी रिएक्टेंट के रेट को हम डिसअपीयरेंस बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। आप किसी रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, जब हम उनका रेट एक्सप्रेशन दे रहे होंगे तो हम कहेंगे, सपोज करो हाँ कोई रिएक्शन है A + B गिव्स C और मुझे A की रेस्पेक्ट में रेट देना है, तो मैं क्या बोलूँगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। और B की रेस्पेक्ट में जब एक्सप्लेन करूँगा तो क्या बोलूँगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। और जब C की रेस्पेक्ट में मैं रेट एक्सप्लेन करूँगा तो कहूँगा रेट ऑफ अपीयरेंस। क्यों, क्योंकि ये अपीयरेंस में आ रहा है, जितना ये खत्म हो रहे हैं उतना ही ये बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, चेंज इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव आता है तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई साइन नहीं लेते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव का। ठीक है, तो चेंज इन प्रोडक्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, चेंज इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर कोई भी हम साइन नहीं लेंगे और ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप यहाँ समझिए, ऑलरेडी डिफाइन है कि कोई रिएक्शन A से B हो रहा है, यानी A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है। जब हमारा टाइम t 0 था, यानी 0 टाइम का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो केवल रिएक्टेंट की ही कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी और उस समय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A0 थी। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ ही नहीं होगा, तो उस समय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी। लेकिन किसी टाइम t पर, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और हमने मेज़र करा कि कॉन्सेंट्रेशन A0 से AT हो गई है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन A0 में से कुछ ना कुछ माइनस बाहर गया होगा। और A0 माइनस, सपोज करते हैं A0 में से x बाहर गया है और A0 माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, AT। फाइनल AT बन गया है। इसी तरीके से मैंने कहा था जितना अमाउंट बाहर जाता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर कितना, जब यहाँ से x बाहर निकला है तो यहाँ बना कितना होगा, x, और x को हमने क्या बोल दिया, BT। ये देखिए x = BT बोल दिया और A - x को हमने बोल दिया AT। अब अगर ये हो गया तो हम अब रेट ऑफ अपीयरेंस यानी A की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में रेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने कहा था कि यहाँ हम क्या साइन ले लेते हैं, माइनस का साइन और लेते हैं अपने पास से, क्योंकि कभी भी रेट माइनस में नहीं होता है। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अब A चेंज का साइन का मतलब होता है A फाइनल माइनस A इनिशियल, A फाइनल माइनस A इनिशियल, और डेल T का मतलब क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अगर ये है तो A फाइनल यानी रिएक्टेंट का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टाइम t पर कितनी थी, 80, और 80 की वैल्यू कितनी है, 80 का मतलब है A0 माइनस एक्स। तो मैंने A फाइनल मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, A0 माइनस एक्स माइनस AI मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब कितना था, A0, तो A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 थी। इसी तरीके से टाइम T2, फाइनल टाइम हमारे हमने क्या लिया था, T, ठीक है, फाइनल टाइम हमने लिया था T, और इनिशियल टाइम कितना था, इनिशियल टाइम कितना था, 0, तो हमने ले लिया 0। अब A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, -x/t, ठीक है, -x/t। और हम ऑलरेडी क्या करते चल रहे हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का साइन तो बाहर लेकर चलते ही हैं, मैंने बताया था, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा माइनस में आती है। तो ये जो माइनस का साइन जब हम बाहर से लेकर चल रहे हैं तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और हमारी कॉन्सेंट्रेशन x/t आ जाएगी। ये थी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस क्यों बोल रहा हूँ गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिसअपीयरेंस इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेगुलरली डिक्रीज होती है और डिसअपीयरेंस में जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब अगर बी की रेस्पेक्ट में रेट एक्सप्लेन करना हो तो बी की रेस्पेक्ट में रेट कैसे एक्सप्लेन होगा, तो वो समझिए कि इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, क्यों, क्योंकि जितना रिएक्टेंट घट रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर्मूला तो वही लगेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यानी बी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की लो मैं यहाँ कर देता हूँ, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब बी फाइनल कितना है, बी फाइनल कितना है हमारे पास, बी टी, बी फाइनल है बच्चों हमारे पास बी टी, और बी इनिशियल कितना था हमारे पास, कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी इनिशियल, 0, बी टी माइनस 0 अपॉन टी फाइनल हमारे पास कितना है, टी फाइनल तो टी ही है, और टी इनिशियल शुरू में कितना था, 0,
तो क्या हुआ बी टी अपॉन टी, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास बी टी अपॉन टी, और बी टी अपॉन टी, बी टी की वैल्यू कितनी थी एक्स, तो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आ गया एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो बात है ये, आप नीचे नोट पढ़िए, मीन्स स्पीड ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करना है तो आर ओ आर कंप्लीट रिएक्शन का गाइज एक्सप्लेन करना है, तो मैं आर ओ आर के लिए क्या करूँगा समझिए जरा बात। अगर मुझे कंप्लीट रिएक्शन का करना है तो आर ओ आर इज इक्वल टू होता है, हमारा फाइनल आया है माइनस एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ठीक है, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या फिर कंप्लीट रिएक्शन का आर ओ आर मैं अभी आपको आगे बना के दिखाता हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि अगर हमने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन मानी है, ए से ए हो रहा है, बी से बी और सी से सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी यहाँ पर कॉफिशिएंट वैल्यू है, हमने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन मानी है तो एक कॉफिशिएंट वैल्यू है, और आपसे कहा जाता है पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, आर ओ आर बता दीजिए पूरी रिएक्शन का। तो गाइज मैंने कहा था कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो जिसको हम डिसअपीयरेंस बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसको हम अपीयरेंस बोलते हैं, वो हमेशा बराबर होती है, यानी रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पूरी रिएक्शन के लिए क्या होता है इक्वल होता है। अब अगर हमें आर ओ आर बनाना है सपोज करो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं क्या करूँगा विद रिस्पेक्ट टू ए बनाने के लिए, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो पहले माइनस का साइन लगाऊंगा, उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज विद टाइम, ये हो गई किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ए का। इसी तरीके से अगर मुझे ए के बाद बी का रिप्रेजेंटेशन देना हो तो बी के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कहूँगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बी की कॉन्सेंट्रेशन का। इसी तरीके से अगर मुझे सी के लिए देना हो तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ भी माइनस लगाऊंगा क्योंकि बी भी यहाँ रिएक्टेंट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मुझे डी के लिए एक्सप्रेशन देना है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो फॉर्मूला वाइज हमने कर लिया, लेकिन गाइज आप ये बात समझो कि मैंने कहा कि पूरी रिएक्शन का अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करना होता है तो सबके रेट बराबर होते हैं, और सबके रेट बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आगे ये कॉफिशिएंट वैल्यू होती है, जिसके भी आगे जो भी कॉफिशिएंट वैल्यू होती है उसको डिवाइड में ले जाते हैं। तो अगर हम उसको डिवाइड में ले जाएं तो सबका रेट बराबर हो जाता है। जैसे अगर मुझे पूरी रिएक्शन के लिए आर ओ आर रिप्रेजेंट करना है तो इसका रेट कैसे बनेगा, देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ए का रेट बन गया, और आगे जो कॉफिशिएंट वैल्यू थी ए, ये वाली जो ए वैल्यू थी कॉफिशिएंट जो थी, इसको क्या करा मैं ले गया इसको बेस में 1 अपॉन ए कर दिया। इसी तरीके से बी के लिए मैं क्या करूँगा 1 अपॉन बी कर दूंगा, इसी तरीके से सी के लिए क्या करूँगा 1 अपॉन सी कर दूंगा, और इसी तरीके से डी के लिए क्या करूँगा 1 अपॉन डी कर दूंगा। अगर मैंने ये कर दिया है और अब मैं इन तीनों के रेट सबके चारों के रेट बराबर कर सकता हूँ, तो जब मैं चारों के रेट पूरी कंप्लीट रिएक्शन के लिए आर ओ आर लिखूँगा तो कुछ इस तरीके से मैं लिख दूँगा, कुछ इस तरीके से आर ओ आर लिख दूँगा, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये है, डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये है, अपीयरेंस ऑफ सी ये है, और अपीयरेंस ऑफ डी ये है, और ये पूरी रिएक्शन का रेट है जो कि सब एक दूसरे के बराबर हो गया है। बस रिएक्टेंट के लिए हम माइनस वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट के लिए कभी माइनस यूज़ नहीं करते हैं। तो जो भी इन शॉर्ट कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी हम एक्सप्रेशन देंगे गाइस, तो एक्सप्रेशन देते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी कोफिशिएंट वैल्यू होती है अगर हम उसे बेस में ले आएँ तो सबके रेट बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आगे और आपको सिंपल एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे इसके बाद बच्चों बारी आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तो आप फिजिक्स में भी इस वर्ड को यूज़ करते हो इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है रैंडम। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और कोई मुझसे पूछे भाई आपकी स्पीड क्या थी, तो मैं यहाँ एवरेज बता दूंगा, यहाँ पूरी यहाँ से यहाँ जाने का एवरेज निकाल के दे दूंगा, तो वो एवरेज रेट हो जाएगा। लेकिन कोई मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और जाते जाते कोई एकदम रैंडम पूछे यहाँ बताओ कितना, तो ये है इंस्टेंटेनियस। तो मुझसे अगर किसी एकदम रैंडम पोजीशन पर है ना, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पर्टिकुलर टाइम पर मेरे से पूछा जाए कि आपका रेट क्या है या उस रिएक्शन का रेट क्या था, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। और आपको पता है फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस के लिए एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए आप फिजिक्स में क्या यूज़ करते हो, स्मॉल डी। तो कोई चेंज नहीं है। अगर इसी रिएक्शन के लिए वो आपसे कहता है कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, जहां आपने डेल का साइन लगाया था पीछे, डेल की जगह आप अगर स्मॉल डी यूज़ कर देंगे तो वो रेट किसका बन जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। जैसे अभी हमने ये रिएक्शन ली थी ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी, ठीक है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ कॉफिशिएंट थे। तो अगर मुझे इस पूरी रिएक्शन का आर ओ आर बनाना था तो मुझे सबके जो कॉन्सेंट्रेशन है बराबर करनी है, तो मैंने अभी बताया था जो आगे कॉफिशिएंट वैल्यू होती है उसको बेस में ले जाइए। तो क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो पहले माइनस लगाया,
कोफिशिएंट वैल्यू को बेस में ले गया, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इस बार डेल का साइन नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट बना रहे हैं, इसलिए डी ए अपॉन डी टी कर दो आप इसको, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अगर मैं बी के लिए बताऊँ तो बी के लिए भी माइनस होगा, और जो बी का कोफिशिएंट है वो स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी हमने बना दिया, स्मॉल बी के बाद डी, अब डेल का साइन न लगा के यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, यानी डेल हटा देते हैं और डी लगा दें तो सीधी सी बात है वो कौन सा रेट बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट बन जाता है। सी के लिए क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस कोई साइन नहीं आएगा और कोफिशिएंट बेस में जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू यानी डी सी अपॉन डी टी, और आगे स्पेस नहीं है, इक्वल टू करके क्या कर देंगे 1 अपॉन डी इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। तो डी जब डी से रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा, यानी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, कंप्लीट आर ओ आर आपका आ जाएगा। ये है इंस्टेंटेनियस, और पीछे जो किया था वो था हमारा एवरेज। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कोई खास फ़र्क नहीं होता। अगर वो एवरेज एक्सप्रेशन मांगता है तो आप यहाँ डेल का साइन लगा दीजिए। अगर आपने यहाँ डेल का साइन डेल का वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एवरेज हो जाएगा। और अगर आपने डी वर्ड यूज़ किया है तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। नीचे आप डेल लगाएं या डी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे आने पर हमारे क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर की यूनिट हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो मीडियम के बेस पर, एक्वस मीडियम के बेस पर, और दूसरा हमारे पास मीडियम हो सकता है कि हम रिएक्शन को किस टर्म में ले रहे हैं, गैसियस मीडियम, यानी हमारी रिएक्शन गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, और या फिर हमारे पास एक्वस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो अगर हम एक्वस मीडियम के टर्म में लेते हैं तो आप समझिए आर तो वही रहेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। एक्वस मीडियम में तो हम कॉन्सेंट्रेशन ही लेते हैं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम एक्वस मीडियम के लिए रहे हैं तो देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, आप 11th में पढ़ते हुए जो बॉक्स का साइन होता है इसको बोलते हैं एक्टिव मास, और ये मोलैरिटी को, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, यानी इसकी अगर मैं यूनिट यूज़ कर रहा हूँ तो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और नीचे क्या है टाइम। अगर मैं टाइम को यहाँ सेकेंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इन शॉर्ट हमारे पास फाइनल यूनिट क्या आ गई, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई। एक्वस मीडियम के लिए क्या यूनिट आ गई, मोल। ऊपर जब लीटर ऊपर जाएगा तो -1, और सेक -1 का मतलब क्या है कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट किसकी बन गई, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बन गई, अगर मीडियम हमारे पास क्या है, एक्वस। इसी तरीके से अगर हम गैसियस मीडियम लें तो गाइस गैसियस मीडियम के लिए वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर को यूज़ करते हैं। तो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट बनेगी, यानी यूनिट ऑफ ROR फॉर गैसियस मीडियम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर गैस के लिए यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको पता है प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, ATM। तो प्रेशर की यूनिट तो बन गई ATM, और टाइम की यूनिट क्या बन गई, सेकेंड। तो यूनिट क्या बन जाएगी, ATM सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट किसकी बन गई, ये बन गई रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। ATM सेकेंड कब है, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है, और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कब है, जब हमारे पास सारे रिएक्टेंट एक्वस मीडियम में हैं। तो यूनिट ऑफ ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से यूनिट बन सकती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एक्वस मीडियम के लिए, और प्रेशर का टर्म जब हम यूज़ करते हैं यानी गैसियस मीडियम यूज़ करते हैं तो ATM सेकेंड इनवर्स हम यूज़ करते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप सेकंड की जगह टाइम भी रख सकते हो। टाइम इनवर्स का मतलब है कि अब अगर आप सेकंड ले रहे हो तो टाइम की जगह सेकंड से रिप्लेस कर दो उसको, मिनट ले रहे हो तो आप मिनट से रिप्लेस कर दो टाइम को, और अगर आप आर ले रहे हो तो आर से रिप्लेस कर दो टाइम को। तो ATM टाइम इनवर्स का मतलब है कि अगर आप सेकंड के टर्म में कैलकुलेशन करोगे तो ATM सेकंड इनवर्स, मिनट के टर्म में करोगे तो ATM मिनट इनवर्स, और अगर आप आर्स के टर्म में करोगे तो ATM आर इनवर्स। इस तरीके से हो सकता है अगर आप टाइम एक्सप्रेशन ले रहे हैं। टाइम एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गई यूनिट की बात, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है, मोल लीटर सेकंड या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और सेकंड यूनिट आई है ATM पर सेकंड या फिर ATM सेकंड इनवर्स। ये गैसियस मीडियम के लिए है और ये एक्वस मीडियम के लिए है। होप आपको ये यूनिट्स भी क्लियर हुई होगी। इसके बाद बारी आती है केमिकल रिएक्शंस के, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास 5 फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली 5 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर,
नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और साथ में एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। तो एक्सपोजर और टू रेडिएशन तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिकली 5 टाइप्स के आप लोगों को पढ़ने हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और सरफेस एरिया। ये पाँचों फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स यानी केमिकल काइनेटिक्स में हमारी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इफेक्ट करते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे इफेक्ट करते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप समझिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ROR के यानी रेट के। मीन्स अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या ज़्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगा। मैं यहाँ दिख रहा होगा आपको, हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन एंड ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आप कुछ समझिए हमारे पास मीडियम सपोज करो गैसियस है, और गैसियस मीडियम में ये 2 तरीके की गैसेज यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर बॉक्स में है। अब ये 2 तरीके की गैसेज हैं, तो अगर यहाँ पर गैसेज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो आप खुद समझिए कि ये गैसेज के पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा टकराएंगे। ये गैसेस के पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा टकराएंगे। जब ये जिगजैग वे में मोशन करेंगे तो ये गैसेस पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा टकराएंगे, और जितना ज़्यादा केमिस्ट्री कहती है कि जितने ज़्यादा ये कोलिजन करेंगे उतने ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो मोर द नंबर ऑफ कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ कोलिजन बढ़ गया है तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट का बनना बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे पास ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ कोलिजन अगर पार्टिकल्स के बीच में बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होने लगता है और रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। उसके बाद गाइस बारी आती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी कुछ इसी तरीके का है कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, रेट के। मींस अगर हम सीधी बात बताओ समझो कि अगर यहाँ टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाते ही गैसेस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से वो ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे और ज़्यादा टकराएंगे। जितना ज़्यादा वो कोलिजन करेंगे उतना ज़्यादा ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी बढ़ते हैं। इसके बाद गाइस बारी आती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट है तो सीधी सी बात है गैसियस रिएक्टेंट तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे, कोलिजन ज़्यादा करेंगे, और कोलिजन ज़्यादा करेंगे तो गैसियस रिएक्टेंट वाले जो है रिएक्शन उसका रेट ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के, और किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के। तो गैसियस अगर रिएक्शन का जो मीडियम है हमारा गैसियस है तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, लिक्विड है तो थोड़ा कम होगा, सॉलिड है तो रिएक्शन का रेट उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स ज़्यादा जिगजैग वे में मूव कर सकते हैं, ज़्यादा कोलिजन करेंगे, लिक्विड के थोड़ा और कम करेंगे, और सॉलिड के कोलिजन कम करेंगे। तो कहने का मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर भी सारी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि रिएक्टेंट का नेचर अगर सिमिलर होगा तो ओल्ड बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो पाएंगे, और ओल्ड बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो पाएंगे तो नए बॉन्ड ईजिली बन पाएंगे। जैसे आप यहाँ नीचे रिएक्शंस देख रहे हैं तो ये रिएक्शन फास्ट है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ईजिली आपस में ट्रीट करके NO2 बना रहे हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में ट्रीट करके CO2 स्लो बना रहे हैं, यानी धीरे बना रहे हैं। यहाँ रिएक्शन का रेट फास्ट है और यहाँ रिएक्शन का रेट स्लो है। तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर इनका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है और यहाँ पर नेचर सिमिलर नहीं है। तो जहाँ पर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नेचर, रिएक्टेंट्स का नेचर सिमिलर होता है, बॉन्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बॉन्ड्स वीक होते हैं। जिन रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक होते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन रिएक्टेंट के बॉन्ड्स वीक होते हैं वो जल्दी ब्रेक होंगे, और जल्दी ब्रेक होंगे तो जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। जिन रिएक्टेंट्स के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लेट बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और लेट बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो बॉन्ड भी लेट ही बनेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट, और वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए रिएक्शन कैटलिस्ट जो होता है वो भी रिएक्शन के ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। कि कैटलिस्ट तो हमने वैसे भी पढ़े हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को रेगुलरली बढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि आप समझिए कि अगर आगे ये बात हम एक्टिवेशन एनर्जी में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास ये है प्रोग्रेस मीन्स प्रोडक्ट की प्रोग्रेस है, यानी इधर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और इधर अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को। यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो रिएक्टेंट के पास मिनिमम कोई ना कोई एनर्जी होती है, हम कह रहे हैं ये एनर्जी है, यहाँ पर हम एनर्जी को दिखा रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए मिनिमम ये एनर्जी चाहिए, यहाँ तक पहुँचना है, इसके बाद वो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। तो अगर हम रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक एनर्जी दे के
यहाँ तक पहुँचा दें, तो हमने एक्चुअल में ये वाली जो एनर्जी दी है, ये कौन सी एनर्जी दी है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी दी है। और इसको एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद अब ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो इधर जब बन रहा है ये प्रोडक्ट बन रहा है, आप समझिए। अब सपोज़ करते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन थी जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी और इतनी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी रिएक्टेंट को और दी गई और वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। अब हमने इस क्या करा, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट लगा दिया। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के पाथ को छोटा कर देते हैं, यानी उसको नया पाथ प्रोवाइड कराते हैं। अभी रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी लेके इतने लंबे पाथ से होते हुए यहाँ तक जाना पड़ रहा था, तब उसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। अब कैटलिस्ट लगाने से क्या हुआ कि कैटलिस्ट ने पाथ को अल्टरनेट कर दिया, स्मॉल पाथ प्रोवाइड कराकर, और वहीं पहुँचा दिया है। ये जो छोटा पाथ दिख रहा है हम लोगों को, ये जो पाथ दिख रहा है, ये क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, कैटलिस्ट ने पाथ, न्यू पाथ प्रोवाइड करा दिया और स्मॉल पाथ प्रोवाइड करा दिया, जिसमें हमें केवल कितनी एनर्जी देनी पड़ी, इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास थी, हमें केवल इतनी एनर्जी ही देनी पड़ी और प्रोडक्ट बन गया। तो कैटलिस्ट जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। मीन्स रिएक्शन में कैटलिस्ट लगाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट न्यू पाथ प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद गाइस बारी आती है सरफेस एरिया। तो मोर द सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, कि अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। इसका सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हो कि हमारे पास एक वुड का ब्लॉक इतना बड़ा है, ठीक है, हम इसको बर्न कर रहे हैं, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं O2 की, यानी इसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जल्दी बर्न नहीं होगा। और अगर मैं इसी लकड़ी के टुकड़ों को छोटे छोटे पीसीज में काट लूँ और अब इसको बर्न कराऊँ, तो नो डाउट ये जल्दी बर्न हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन इनके साथ जल्दी रिएक्ट होगी और इनके साथ लेट रिएक्ट होगी। या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं इस लकड़ी का बुरादा बना दूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर दूँ और अब इसको बर्न करूँ, तो ये और जल्दी बर्न होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बुरादा बनाने से पहले लकड़ी का सरफेस एरिया केवल इतना था, बुरादा बनाने से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑक्सीजन ईजिली रिएक्ट कर लेगी और इसके साथ जल्दी से क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी और ये जल्दी से बर्न हो जाएगा। तो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपोजर टू रेडिएशन क्या होता है, तो एक्सपोजर टू रेडिएशन क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें क्या करानी पड़ती हैं, रेडिएशन की हेल्प से भी करानी पड़ती हैं। तो एक्सपोजर टू रेडिएशन में जो रेडिएशन कराकर भी क्या होता है, तो रेडिएशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। कि जितना ज़्यादा हम वहाँ रेडिएशन करा रहे हैं, जितने ज़्यादा उस चीज़ पर फोटोन्स पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स पड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ फोटोन्स किसी सब्सटेंस पर पड़ेंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। मींस टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कैटलिस्ट लगाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसके बाद जब बारी आती है रेट हमारे को समझ में आ जाता है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है गाइज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी बोला जाता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, द टोटल नंबर, आप डेफिनेशन भी देखिए, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। सपोज करते हैं हमारे पास एक ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो नो डाउट कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी जितने इसमें रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ए रिएक्टेंट है और एक बी है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 2NO प्लस O2 गिव्स NO2, ठीक है, 2NO2, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बोलें तो हम कहें कि इस रिएक्शन में कितनी मॉलिक्यूलैरिटी, तो आप देखिए 2 मॉलिक्यूल्स NO के इन्वॉल्व हैं और एक मॉलिक्यूल O2 का इन्वॉल्व है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 3। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए रिएक्टेंट यहाँ पर कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ जब अगर रिएक्टेंट एक ही है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 1। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, तो मॉलिक्यूलैरिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्ट करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी बोला जाता है। मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पर रिएक्शन को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी एक होती है, या हम ये कहें कि जिस रिएक्शन के अंदर केवल एक ही रिएक्टेंट पार्ट करता है, उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है, या हम ये कहें कि जिसमें 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन को प्रोसीड कराने में, जैसे ये रही। और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो जिसमें रिएक्शन के
तीन मॉलिक्यूल्स यानी रिएक्टेंट के तीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन को प्रोसीड कराने में, जैसे ये रही। तो क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड लेवल पर आता है कि वाई द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट मोर देन 3। 3 से ज़्यादा रिएक्शन क्यों मॉलिकुलरिटी नहीं होती है किसी रिएक्शन की, क्यों? अगर रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी कि ये दो ए और बी जब आपस में टकरा रहे होंगे और पुराने बॉन्ड तोड़ रहे होंगे तब जाके सी बन रहा हो रहा होगा। तो दो मॉलिक्यूल्स के आपस में एक साथ सेम टाइम सेम जगह टकराना पॉसिबल है। अगर इसमें एक और मॉलिक्यूल आ जाए तो हो सकता है तीन मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही जगह पर टकरा जाएं और प्रोडक्ट बना दें, ठीक है, तो प्रोडक्ट बना दें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब मॉलिक्यूल 4, 5 या ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो सेम टाइम पर सेम जगह टकरा पाएँ और सेम टाइम पर सेम जगह टकराने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर लें। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। तो मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आप नोट में, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने नोट में डाल दिया। मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज नॉट मोर देन 3 बिकॉज if more than 3 reactant are taken in a reaction the effective collision does not takes place। क्योंकि 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, और अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनकी मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा होती है। तो जिन रिएक्शंस की मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा होती है, क्या वो रिएक्शन पार्ट नहीं करती हैं, क्या वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करती हैं? तो वो रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं, लेकिन वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया 4NO2, सपोज कर रहे हैं 4NO2 प्लस 2O2 गिव्स, ठीक है, गिव्स 4NO2 प्लस 4NO प्लस 2O2 गिव्स 4NO2। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए? 4, और यहाँ हो गए 2, तो यहाँ टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 6। तो अगर यहाँ 6 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी? ये रिएक्शन बिल्कुल प्रोसीड होगी, लेकिन ये सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन मल्टी स्टेप में प्रोड्यूस होगी। यानी पहले एक या दो मॉलिक्यूल्स NO के O2 से टकराएंगे और NO2 बनाएंगे, फिर वो NO2 आगे किसी अगले मॉलिक्यूल से टकराएगा और फिर दोबारा आगे दो मॉलिक्यूल ऑफ NO2 बनाएगा। इस तरीके से होता है। तो जिनकी मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा होती है गाइस, वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। और आपको बता दूं कि किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके बाद बारी आती है एलिमेंट्री रिएक्शन। ये वर्ड बहुत यूज़ होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है गाइस? जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप का मतलब एक ही स्टेप में प्रोसीड होने वाली रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है, या फिर सबसे सिंपल रिएक्शंस जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन की स्पेशलिटी होती है कि एलिमेंट्री रिएक्शन या तो यूनिमोलिकुलर होगी या फिर बायोमोलिकुलर होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन कभी भी ट्राइमोलिकुलर नहीं होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में अभी हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे, ऑर्डर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की स्पेशलिटी ये भी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी कोफिशिएंट होते हैं वही रिएक्शन का ऑर्डर होते हैं। ये बात आपको अभी ऑर्डर में समझ में आ जाएगी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो सिंपल होती हैं, सिंपलेस्ट रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझिए कि अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। अभी अभी हमने फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ा था कि किसी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा, रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी रेट उतना ही कम होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया तो इसमें कुछ और चेंज देखा गया। और चेंज क्या देखा गया? तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन और उसकी रेस टू सम पावर, यानी उसकी सम पावर के, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन की सम पावर को ही क्या बोला गया? ऑर्डर। आया समझ? तो देखिए दिस इज़ द प्रैक्टिकल डाटा। ये एक प्रैक्टिकली डाटा है, यानी पहले थ्योरेटिकल हमारी थ्योरी अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये देखा गया कि केवल कॉन्सेंट्रेशन ही रेट को इफेक्ट नहीं करती है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक और टर्म है जो रेट को इफेक्ट करता है। और प्रैक्टिकली देखा गया कि वो जो टर्म था वो क्या था? कॉन्सेंट्रेशन की सम
पावर, और इस कॉन्सेंट्रेशन की सम पावर को ही क्या बोला गया, ऑर्डर, जो कि प्रैक्टिकली डिटरमाइन होता है, थ्योरेटिकली हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ डेफिनेशन भी देख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रिएक्टेंट क्या होता है, केवल कॉन्सेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होता है गाइज, रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सम पावर भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सम पावर होता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन सम पावर होती है ये कैसे आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारे पास कोई रिएक्शन दी है ए और बी और सी। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और हमसे कहा जाए कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट बताइए, तो हम इस केमिकल रिएक्शन को केवल देखकर इसका रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्यों, और कभी भी जो केमिकल रिएक्शन के आगे कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो पावर में वो नहीं जाते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, तो जो एक्सपेरिमेंटल से आते हैं पावर वो ही कोफिशिएंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मुझे इसका रेट एक्सप्रेशन देना है तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की सम पावर। अब वो पावर क्या है तो प्रैक्टिकली आएगी, इसलिए हमने इसको मान लिया Q, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे B, तो उसकी सम पावर उसको हमने मान लिया P। तो ये जो Q और P है ये कोफिशिएंट नहीं है, ये कोफिशिएंट कभी कभी इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा कोफिशिएंट ही ऊपर पावर में आ जाएं ऐसा नहीं होता है। तो रेट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो केवल कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड नहीं करता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि किसी रिएक्शन का रेट जो होता है उसकी सम पावर पर भी डिपेंड करता है। और ये जो Q और P हैं, ये Q और P ये क्या है, इनके सम को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। Q और P के सम को ही, पावर के, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर के सम को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद गाइस बारी आती है आगे, तो रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब होता है कि यही जो अभी मैंने रिएक्शन का एक्सप्रेशन दिया था, इस रिएक्शन के एक्सप्रेशन देने को ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की सम पावर Q और B की सम पावर P, यही क्या है, रेट लॉ है। दिस इज रेट लॉ। अब देखो, जब हम रेट लॉ देते हैं तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लाते हैं और यहाँ लगाते हैं K, A की सम पावर Q और B की सम पावर P। ठीक है, यहाँ P कर दो आप। ठीक है, P, तो क्या होगा, ये है रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे रेट एक्सप्रेशन भी बोला जाता है और रेट लॉ बोला जाता है। डेफिनेशन वाइज हम कह सकते हैं इट इज़ द एक्सप्रेशन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ईच टर्म रेज टू सम पावर। यानी ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन और उसकी सम पावर को एक्सप्रेस करते हैं, और ये पावर मे भी और मे नॉट भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकती है। ये पावर जो है ये कभी कभी इन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी आ सकती हैं और कभी कभी इनसे अलग भी आती हैं। और ओवरऑल ऑर्डर क्या है, एन, और इन Q और P को जब हम ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन का ऑल ओवर ऑर्डर आ जाता है P + Q। ठीक है, ये जो X और Y है ये A और B के बराबर हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, इससे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद गाइस बारी आती है कि अभी हमने रेट एक्सप्रेशन सीखा कि कोई अगर रिएक्शन है हमारे पास, सपोज करते हैं हमारे पास रिएक्शन ये है A से B हो रहा है और इसके लिए रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन देना है, तो मैं कहूँगा रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी सम पावर। दिस इज़ द राइट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के हिसाब से। तो अगर ये है और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ K लाऊंगा और A की सम पावर हो जाएगा। तो अगर वो ये हम ये कहें कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इस K को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट। और कई बार आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए। तो देखो, रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट को डिफाइन करना है तो K को सेपरेट कर लीजिए। K को आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा R/कॉन्सेंट्रेशन, यानी A क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन है, यानी A की सम पावर N हो जाएगा, यानी हो जाएगा। और रेट की यूनिट अभी हमने पीछे भी निकाली थी, तो रेट की यूनिट क्या होती है गाइस, रेट की यूनिट होती है, अभी हमने जब पीछे देखा था तो रेट की यूनिट थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो रेट की यूनिट हमने देखी थी दो मीडियम्स में देखी थी, एक्वस मीडियम में और गैसियस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स थी, तो रेट की यूनिट मैं लिख देता हूँ मोल पर लीटर, और यहाँ हो गया सेकंड, हो गया ये। अब कॉन्सेंट्रेशन, ये A क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी है, N। तो आप खुद देखिए कि जब ये पावर N है तो आप देखिए कंडीशन क्या बनेगी, मोल, ठीक है, लीटर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लीटर इनवर्स, या अभी समझिए कि इसको एक्सप्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर सेकंड
अपॉन मोल की पावर n और लीटर की पावर n हो जाएगा या नहीं। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मोल लीटर की पावर n, ठीक है, ये तो ऊपर चला गया ये वाला एक्सप्रेशन, अपॉन लीटर सेकेंड और लीटर की पावर सॉरी मोल की पावर n, मोल की पावर n। अब आप कुछ समझिए, जब ये मोल बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, मोल 1 माइनस n हो जाएगा। ये जब मोल की पावर ऊपर n जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। जब लीटर नीचे लीटर है और ऊपर लीटर की पावर n है तो ये हो जाएगा लीटर n माइनस 1, और जो सेकंड है जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 और सेकंड की पावर -1। दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द के लिए। के की यूनिट हमारे पास ये आ गई। आप देखिए यहाँ पर के की ये यूनिट आ गई, मोल लीटर 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये है किसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट के की यूनिट। तो आप इस तरीके से, क्योंकि देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, आर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर n, के को सेपरेट करना है तो आर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। आर क्या है हमारा, रेट, रेट की यूनिट हम पहले निकाल के लाए हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो हमने लिख दिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इसकी हो सम पावर हो गया क्योंकि यहाँ पावर है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस किया और इसको ऊपर नीचे डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर हमें ये जर्नल एक्सप्रेशन याद है तो हम जीरो ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं, हम सेकंड ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर के लिए हमें n की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, किसमें, अपने जर्नल एक्सप्रेशन में। हमारा जर्नल एक्सप्रेशन के की यूनिट क्या आई है जर्नल एक्सप्रेशन में, मोल 1 माइनस 1 n, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। और जहाँ पर n है, n की वैल्यू वहाँ 0 पुट कर दी जाए, 0 पुट कर दी जाए तो हमारे पास एक फाइनल यूनिट आ जाएगी। और जीरो ऑर्डर के लिए जो के की यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट बनेगी वो होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपसे पूछता है रेट कांस्टेंट के की यूनिट बताइए तो n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, किसमें, अपने इस जनरल एक्सप्रेशन में। जब आप n की वैल्यू इस बार 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है, ये रहा n, ये रहा n, यहाँ पर आप 1 रख दीजिए। तो जब आप यहाँ 1 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है मैथमेटिकली। यानी मोल 1 माइनस 1 का मतलब क्या है गाइस, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 1, यानी मोल की पावर 0 हो गई है। और मैथमेटिकली किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसके वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये रह गया सेकंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट कितनी है, सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर के लिए भी आप निकाल सकते हो, n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन आएगी, यानी रेट की यूनिट आएगी, रेट या हम कहें वेलोसिटी के लिए, यानी कांस्टेंट के लिए, रेट कांस्टेंट, रेट वेलोसिटी के लिए जो यूनिट आएगी वो आएगी ये। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, सेकंड ऑर्डर के लिए ये है। तो होप आपको ऑर्डर के लिए यूनिट फाइंड करनी भी आ गई। इसके बाद गाइस आती है कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब बात होती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली 3 तरीके की हो सकती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब 1 बाय 1 इनको भी डिस्कस करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, यानी उसकी पावर n की वैल्यू कितनी हो, 0। तो यानी वो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, उनको क्या बोला जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। यानी उन रिएक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, यानी ऑर्डर की वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है, 0। या फिर हम अपनी भाषा में बोले तो कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, उसको क्या बोला जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऐसा है तो एक्सप्रेशन ये जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाएंगे, और कांस्टेंट लाने के बाद ये पावर हो गई 0। और जब मैंने अभी बताया कि किसी भी सब्सटेंस की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो के आर इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या है कि रेट जो है इक्वल टू किसके है, रेट कांस्टेंट के है, यानी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं कर रही है रिएक्शन के रेट पर, ठीक है। तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद बारी आती है आगे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, यानी हमारी लाइफ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे पहचानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। तो गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी सनलाइट में होने वाली रिएक्शंस होती हैं
वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, उनके रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो सनलाइट में होने वाली रिएक्शंस जीरो ऑर्डर होती हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया की ब्रेकिंग, अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनना भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। वहीं रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट की सरफेस पर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और उसके बाद जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं गाइस, वो भी सारी की सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो ये सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे है इंटीग्रेशन। देखिए गाइस, इंटीग्रेशन इसलिए डाला गया है, वैसे तो ये वन शॉट है और वीडियो लंबी भी हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि जो बोर्ड में पूछा जाता है उसको बिल्कुल स्किप ना किया जाए। तो ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, है ना, फॉर्मूला फाइंड करिए जीरो ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा है, आप समझिए। जो बायोलॉजी वाले हैं उनको भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश क्या है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बी हो रहा है, एक रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है। हम कह रहे हैं कि इस समय टाइम t0 पर ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 थी, तब बी कितना था, 0। किसी टाइम टी पर ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, ct, यानी C0 में से कुछ बाहर चला गया और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ct। ठीक है, तो A0 में से x बाहर चला गया, तो मैंने कहा था जितना अमाउंट बाहर जाता है उतना ही b बनता है। तो b कितना बना होगा, bx ही बना होगा, और x को हमने क्या बोल दिया, bt। ठीक है, तो हमने कहा टाइम t पर a की कॉन्सेंट्रेशन ct थी जो कि C0 माइनस एक्स से आई होगी, और टाइम t पर b की कॉन्सेंट्रेशन x थी जिसको हमने bt माना है। ठीक है, अब दोनों के लिए डिफरेंशियल, अब हम यहाँ पर जब ये मान लिया तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल रेट लॉ भी लिखेंगे और रेट एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। तो हमने डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखा था, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मुझे इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ देना हो, डिफरेंशियल फॉर्म में हमने रेट एक्सप्रेशन देना सीखा है। तो हमने क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन, रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा, माइनस का साइन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, डिफरेंशियल रेट है। अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन को ए मान लो, चाहे तो आप ए मानो या चाहे सी मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप dc/dt बोल दो, एक ही बात है। ए को सी मान लिया कॉन्सेंट्रेशन, और डेल ए, डब्बे में ए डाला है तो कॉन्सेंट्रेशन, और डायरेक्ट सी लिख दिया तो भी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है रिएक्टेंट के लिए, डिफरेंशियल रेट लॉ। और रेट लॉ, अभी जो हमने अभी रेट लॉ बनाना सीखा है वो क्या है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी सम पावर। और क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो पावर कितनी होगी, 0। और आर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लाएंगे कांस्टेंट। और मैंने अभी बताया था कि A0 किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो एक्सप्रेशन आ गया R=K। तो ये तो आ गया हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन, रेट लॉ के हिसाब से, और ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, डिफरेंशियल रेट के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या करेंगे आगे। तो आगे हम देख रहे हैं, अगर मैं दोनों डिफरेंशियल रेट लॉ और रेट लॉ, नॉर्मल रेट लॉ को एक्सप्लेन, दोनों को कंपेयर कर दूं, तो हमने एक निकाला था माइनस के dc/dt, ये था डिफरेंशियल रेट लॉ, और वैसे क्या था, R= क्या था, K। तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। अब कंपेयर, आपको पता है कि ये जो है डी डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल को हमेशा ख़त्म कौन करता है, तो इंटीग्रेशन करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लिया। अब जब हमने यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन करने पर अब इस माइनस, अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड यहाँ dt की मल्टीप्लाई कर दी। मैथमेटिकली कर सकते हैं, यहाँ दोनों साइड dt की मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैंने यहाँ दोनों साइड dt की मल्टीप्लाई कर दी गाइज, तो dt से dt हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन माइनस बाहर, इंटीग्रेशन dc इंटीग्रेशन k dt, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब गाइज आपको पता है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता है, जो बायो वाले हैं उनको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो जनरली कंप्लीट तब होता है जब हम उसमें लिमिट यूज़ करते हैं। लिमिट का मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 थी और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन CT थी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करती किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के लिए। यहाँ टाइम था तो टाइम कहाँ से था, 0 से t तक था, तो हमने ये लिमिट लगा दी 0 से t तक। लिमिट लगाने पर ही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। अब इंटीग्रेशन को हमने क्या किया, k को कांस्टेंट है इसलिए हमने इसे बाहर ले लिया। अब गाइज आप कोई ख़ास बात नहीं है आगे, ये इंटीग्रेशन का 1-2 फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इंटीग्रेशन के फार्मूले ये होते हैं कि अगर बेस में x1 x2 और यहाँ x हो तो क्या होगा, तो वही बन जाता है इसका फार्मूला। ये सॉल्व होकर आता है x की पावर x1 x2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में dc C0 और ct है, तो ये क्या बन जाएगा, c की पावर C0/ct। तो ये इस फार्मूले से ये कंडीशन आ गई हमारे पास। इसी तरीके से इस फार्मूले से तो ये आ गया। ठीक,
अब क्या होगा गाइस, इसके बाद हम यूज़ करते हैं लिमिट। लिमिट कैसे लगाते हैं, इसको और सॉल्व करने के लिए लिमिट यूज़ करते हैं अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। यानी इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट सी टी, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट सी नॉट इज इक्वल टू अपर लिमिट टी और ये ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी टी माइनस सी और ये के जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो के टी। ठीक है, अब मैं अगर इस पूरी रिएक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस चला जाएगा। और फाइनल एक्सप्रेशन अगर मैं सी टी को यहीं छोड़ूँ और सी नॉट उधर चला जाए तो सी नॉट इधर आके प्लस हो जाएगा और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा सी टी इज इक्वल टू के माइनस के टी प्लस सी नॉट। ये क्या है, इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया जीरो ऑर्डर के लिए, जहाँ सी टी क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, के आपको पता ही है रेट कांस्टेंट टी टाइम है और सी नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कहीं इंटीग्रेशन है, एक बार दोबारा समझा दूं। पहले हमने दोनों रिएक्शंस का क्या किया, हमने डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा, हमने नॉर्मल रेट लॉ लिखा, दोनों को कंपेयर किया, इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन के बाद अगले स्टेप में हमने dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई करी, dt से dt कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस को बाहर ले गए के को, और फिर हमने लिमिट यूज़ कर ली। कॉन्सेंट्रेशन की इनिशियल लिमिट जी नॉट थी, फाइनल लिमिट सी टी थी, टाइम की इनिशियल लिमिट जीरो थी, फाइनल टाइम की टी थी। फिर हमने लिमिट इंटीग्रेशन फार्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमने इसको और सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, इसी तरीके से अपर लिमिट टू लोअर लिमिट यूज़ कर लिया और इसको ईजिली सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये था इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका और हमारे पास ये जीरो ऑर्डर के लिए केमिकल रिएक्शन भी आ गई। इसके बाद गाइस होता है कि अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन के बेस पर जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ खींचे, ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस रिएक्शन को y इक्वल टू mx प्लस सी से आप कंपेयर कर लो। अगर जो मैथ्स वाले हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, लाइन की इक्वेशन है जिससे कंपेयर किया जाता है। तो हम y एक्सिस पर क्या लेंगे, सी टी, यानी हमने y एक्सिस पर क्या ले लिया, सी टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम, तो x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। ठीक है, m क्या होता है, m स्लोप बताता है और हमारा स्लोप क्या दिख रहा है यहाँ पे, k। ठीक है, और c क्या होता है, c होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में y एक्सिस पर कहाँ पर काटेगा, तो c किससे कंपेयर हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो होगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो होगी, हम कह रहे हैं ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन c नॉट थी। अब हमें दिख रहा है ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव का मतलब कुछ इस तरीके से ये आएगा ग्राफ और ये हो जाएगा हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर स्लोप क्या है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव का यानी स्लोप k इज इक्वल टू माइनस स्लोप लिख लो आप इसे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि स्लोप हमारे पास क्या है, माइनस k है। तो ये हो गया हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद गाइस बारी आती है कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होती है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हाफ लाइफ, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है। सपोज करते हैं शुरू में कोई सब्सटेंस अपने उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट थी, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया जिसको हम बोल रहे हैं टी हाफ लाइफ, जिस इस टाइम पर आने पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन का क्या रह जाए, आधा रह जाए, तो इसी क्या बोलते हैं, टी हाफ यानी हाफ लाइफ। यानी वो टाइम पीरियड जिस पर कोई रिएक्टेंट अपनी कॉन्सेंट्रेशन का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ रह जाता है, उसी को बोला जाता है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ बोला जाता है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज करो सी नॉट थी, टाइम टी हाफ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आधी, सी नॉट बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगी। अब यही फाइनल टाइम है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यही रहेगी। अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए जो अभी एक्सप्रेशन दिया था सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लाए थे, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो देखो क्या होगा, सी टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई थी, टाइम टी हाफ पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी नॉट बाय 2, के तो के ही रहेगा, टी की जगह हम क्या रख देंगे, टी हाफ प्लस सी नॉट। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा, इसको अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से टी हाफ को सेपरेट करता हूँ तो नो डाउट क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 सी नॉट अपॉन सी नॉट बाय 2, तो 2 इस सी नॉट से ये सी नॉट कैंसिल हो जाएगा और ठीक है, और यहाँ के है ही, तो क्या बचेगा आपका, सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो एक सी नॉट बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा के टी हाफ इज़ इक्वल टू सी नॉट बाय 2, और अगर ये के भी नीचे आ जाए तो टी हाफ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज, सी नॉट अपॉन 2k। तो दिस इज़ द हाफ लाइफ फॉर किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला होता है सी नॉट अपॉन 2k। सी नॉट क्या है यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप इसमें यहाँ पर सी टी की जगह हमने सी नॉट बाय 2 रखा है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ये है हमारे पास टी हाफ। पहले टी हाफ हमारे पास ये होता है और यहाँ से एक कंडीशन भी लिखी हुई है। देखो इससे क्या मतलब लग रहा है कि हम यहाँ देख रहे हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कॉन्सेंट्रेशन के।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन के तो इसका मतलब क्या है, दस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी किसी भी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर के लिए वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद बारी आती है जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला था। अगर मैं इसके लिए प्लॉट खींचूँ तो प्लॉट देखो हमें साफ दिख रहा है कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हमें हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, यानी ये तो हो गई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हमने ले लिया सी नॉट, यहाँ ले लिया टी हाफ, और हम देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स जैसे हाफ लाइफ बढ़ेगी वैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। इसके बाद बारी आती है गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, और रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या होगा, सीधा एक स्लोप आएगा। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ भी है, तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम देखें तो सेम है। टी नॉट के लिए अगर टी नॉट टाइम टी जीरो पर सी नॉट होगा तो ये जीरो होगा, टाइम टी पर सी टी और ये होगा बी टी। दोनों डिफरेंशियल रेट लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं रिएक्टेंट के लिए और रेट लॉ भी। तो डिफरेंशियल रेट लॉ हमने ये बनाया डी ए अपॉन डी टी, या फिर हम इसे डी सी अपॉन डी टी माइनस के साइन के साथ लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की सम पावर है, तो सम पावर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाए, तो एक रिएक्शन ये आ गई और एक रिएक्शन ये आ गई। आगे हमने क्या किया था, दोनों को कंपेयर किया था, तो हमने यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर दिया। अब की कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया है, तो कंपेयर करने के बाद इस डी टी को इधर ले गए और C को इधर ले आए, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन एक साइड में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने क्या किया, पूरी रिएक्शन को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस हो गया और यहाँ माइनस आ गया। इस K को हम बाहर ले सकते हैं और उसके बाद माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद लिमिट लगा दी और लिमिट लगाने के बाद फिर हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब की जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 x2 dx अपॉन x हो, और यहाँ भी वही वैल्यूज़ हों तो ये ln के x हो जाता है। ln मीन्स नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फार्मूला इसको फॉलो करता है और ये किस में, ln C में कन्वर्ट हो गया। और अब ln C में कन्वर्ट हो गया तो C नॉट अपॉन सी टी, और यहाँ से फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू K। तो हमारे पास नेचुरल लॉग के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद गाइस बारी आती है जब हमें पता है नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस ई भी बोलते हैं और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ ln है वहाँ हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, इसको और ज़्यादा सॉल्व सिंपल बनाने के लिए हमने 2.303 से डिवाइड कर दिया, 10 log b की प्रॉपर्टी लगा दी और जब इसे ऑल ओवर सॉल्व करके लाए तो हमारे पास ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303 k इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट और सी टी भी कह सकते हो, हमने सी नॉट को यहाँ ए बोला है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को ए माइनस एक्स बोला है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो ये इसको सॉल्व करके हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, या फिर आप इसे फाइनल एक्सप्रेशन बोलो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया। इसके बाद इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे इसके लिए कर लीजिए चाहे इसके लिए कर लीजिए। इन दोनों को अगर मैं ln सी टी इज इक्वल माइनस ln सी नॉट माइनस के टी के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ तो आप देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस रिएक्शन को कंप्लीट करने पर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ln सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln सी नॉट ले लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स से आप इसको कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए तो y एक्सिस पर हमने क्या लिया, y एक्सिस पर ले लिया ln सी टी, ए टी बोल लो या सी टी बोल लो। इसके बाद x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया, x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। c क्या है और सी नॉट है जो कि x एक्सिस पर इसको काटेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये सी नॉट है, इसको हम ए नॉट बोल रहे हैं, यहाँ सी नॉट बोल लो ए नॉट बोल लो, कोई भी एक्सप्रेशन दे दीजिए। और हमारा स्लोप फिर दोबारा नेगेटिव जा रहा है तो इसलिए ये क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास स्लोप आएगा वो होगा। और ये इस बार स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप क्या है यानी एम इज माइनस के हमारा स्लोप हो गया। तो नो डाउट ये भी हो गया। इसके बाद हाफ लाइफ की बात करते हैं गाइस, तो हाफ लाइफ भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। फाइनल फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम हाफ लाइफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं तो टी हाफ, हमें पता है कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी हो जाती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हो जाती है, कब, टी हाफ के लिए।
अभी अभी बताया था। तो टी हाफ के लिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हो जाती है। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ टी है वहाँ टी हाफ रख देंगे, जहाँ सी टी है वहाँ क्या रख देंगे, सी नॉट बाय टू रख देंगे। तो हमने वही करा, यहाँ टी हाफ रख दिया, यहाँ सी नॉट बाय टू रख दिया। ठीक है, सी नॉट बाय टू रखने के बाद ऐसे सॉल्व किया तो ये आ गया लॉग बेस 2, और लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है वैसे तो कितनी होती है। तो टी हाफ ये इसके बेस में आया, लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.30310, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ। ठीक है, इससे आगे की बात करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन रेट लॉ जो सॉल्व होकर आता है फाइनल ये आता है, एक्सप्रेशन नहीं मांगते हैं इसलिए हमने नहीं किया। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए फाइनल फार्मूला है। सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ होता है, और सेकंड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ का फार्मूला होता है वो ये होता है। बस हमें फार्मूलाज की नीड है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो इसलिए हम इसे आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है सूडो माने फॉल्स, यानी एक ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर जैसी ना दिखे लेकिन फिर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। जैसे आप बात कर रहे हैं जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं गाइस, तो ये हमारे पास एस्टर है, और एस्टर को जब हम पानी में डालते हैं तब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, जिससे बना था एसिड में और साथ साथ एल्कोहल में। तो अब हम यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ देखिए हमें मॉलिकुलैरिटी कितनी दिख रही है इस रिएक्शन की, दो, कि इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक ये एस्टर और एक ये वाटर। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है 1। अब ऐसा क्यों, मॉलिकुलैरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है। तो आप समझिए कि जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं या किसी भी चीज़ का हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर का अमाउंट यानी वाटर हम एक्सेस में लेते हैं, और जिस भी चीज़ को हम एक्सेस में लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, यूनिटी। उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं, यानी 1 मान लेते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी तो है 2, यानी इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसकी मॉलिकुलैरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर है 1। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनकी मॉलिकुलैरिटी 2 हो यानी 2 हो, और ऑर्डर उन रिएक्शन का 1 हो, तो उनको क्या बोला जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इसका सिंपल एग्जांपल एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिकुलैरिटी 2 हो और ऑर्डर 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और वाटर एक्सेस में है इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद गाइस बारी आती है आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन क्या थी, तो उसकी बात करते हैं। आरेनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इक्वेशन दी और उन्होंने कहा, हमने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन तो होता ही होता है। ठीक है, और उसकी सम पावर होती है। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो आरेनियस ने ये देखा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो रेट होता है उसका रेट कितना हो जाता है, उसका रेट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये था आरेनियस ने कंसेप्ट दिया, और आरेनियस ने इस कंसेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए एक इक्वेशन दी जिसको हम आरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जो कि ये थी K = AE - EA/RT, जहाँ K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है, आरेनियस कांस्टेंट। इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले आता है इसलिए इसे प्री एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी बोला जाता है। EA यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये रिएक्शन आपको बड़ी टफ लग रही होगी कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो जब इस रिएक्शन को इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन जो आता है रिएक्शन का वो ये आता है, log K2/K1 = EA/2.303 R1/T1 - T2, या फिर इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और एलसीएम हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस आरेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके ये इक्वेशन आती है, और इसकी हेल्प से यहाँ K1 क्या है, K है रेट कांस्टेंट, पहली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये सेकंड रेट कांस्टेंट, EA यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आरेनियस ने ये बताया कि कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, और इसको इस रिएक्शन से प्रूव करा। इसके बाद बारी आती है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, किसी एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए। मैंने एक्टिवेशन एनर्जी आपको पहले भी बताई थी कि किसी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें जो भी उसको एनर्जी देते हैं, रिएक्टेंट को जो भी एनर्जी देते हैं वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर है प्रोग्रेस, किसकी, रिएक्शन की प्रोग्रेस है, यानी रिएक्शन कितना आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ हम ले रहे हैं
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लीजिए या फिर पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए। अब मान के चलिए कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, तो इनिशियली रूम टेम्परेचर पर भी उस रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ यहाँ एनर्जी, हम यहाँ दिखा रहे हैं एनर्जी को, इस पर एनर्जी दिखा रहे हैं, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कुछ ना कुछ उसकी कुछ तो एनर्जी होगी। अब लेकिन उसको ये रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, लेकिन उसको प्रोडक्ट बनने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। कितनी? यहाँ तक, यहाँ पर जाने के बाद वो प्रोडक्ट बन सकता है। तो अब उसको कितनी एनर्जी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को। तो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने उसको ये जो एनर्जी दी है, ये जो एनर्जी दी है, यानी इतनी एनर्जी, सपोज़ करो हमने इसे 50 जूल एनर्जी दी है, 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी है, ये क्या है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये इस पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये है इस पॉइंट पर क्या है? ये एनर्जी बैरियर है। अगर इस पॉइंट से ये आगे निकल गया तो यहाँ अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है किसी रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, प्रोडक्ट तक पहुँचाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एनर्जी दी जाती है वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की तो जो थी, यहाँ से ऊपर तक की ये जो एनर्जी इसको दी है, ये कौन सी है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी थी, ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी। जब एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल एनर्जी बन जाती है, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब गाइस देखिए कि अगर हम इस एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के केस में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एक्सोथर्मिक सपोज करते हैं रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी थी, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी तो उसके पास थी। ठीक है, अब उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ तक की ये एनर्जी चाहिए, ये वाली एनर्जी चाहिए। तो हमने क्या किया? उसको एनर्जी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराई। उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, और अब देखिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते 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 फाइनल प्रोडक्ट पर यहाँ आकर रुका। तो अब देखो हुआ क्या कि हमने उसको इतनी एनर्जी दी, सपोज कर रहे हैं 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी तो हमने उसको दी, लेकिन उसने यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 50 किलो जूल तो यहीं पर ही इसकी रिलीज़ हो गई होगी, और यहाँ तक आने में भी उसने कम से कम 20-30 किलो जूल और रिलीज़ करी होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ से यहाँ तक इसको एनर्जी दी, ये तो थी एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक अब एक्टिवेशन एनर्जी के बाद उसने कुछ एनर्जी रिलीज़ करी, यानी हमने एनर्जी दी कम और उसने रिलीज़ करी ज़्यादा। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो बच्चों एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। क्यों? हमने एनर्जी तो दी कम, इतनी एनर्जी दी उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज़ करी? 80 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब कि हमने दी थी 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी और उसने रिलीज़ करी 80 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब उसने एनर्जी ज़्यादा निकाली, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी निकालते हैं वो रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कुछ रिवर्स हो जाता है, क्योंकि एंडोथर्मिक की रिएक्शन देनी पड़ती है, रिलीज़ नहीं होती है, कम होती है। तो पहले रिएक्टेंट के पास इतनी कम एनर्जी थी, हमने उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी दी, यानी यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराई। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद जब वो प्रोडक्ट फॉर्म करा तो वो यहाँ जाकर प्रोडक्ट फॉर्म करा, यानी उसने इतनी एनर्जी में से ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी रिलीज़ कर दी। मीन्स जितनी दी थी उससे कम एनर्जी रिलीज़ करी, यानी हमने ज़्यादा एनर्जी दी। और जिन रिएक्शन में हम एनर्जी देते हैं उन रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का जब हम सम करते हैं तो वो टोटल एनर्जी क्या कहलाती है गाइज? ये जो टोटल एनर्जी है ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बाद गाइज बारी आती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब है जो आर्हेनियस ने अपनी इक्वेशन दी थी और कहा था, जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो रिएक्शन का रेट जो होता है वो डबल होता है। तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया था। अब ये क्या है वो समझिए कि हमने यहाँ पर तो ले लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पर, और यहाँ हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पर हम काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने क्या किया, जब टेम्परेचर टी पर, किसी टेम्परेचर टी पर जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने में हमें कुछ इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिला। जब हमें इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिला, अब जब ये इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक है, किसी टेम्परेचर टी पर, तो देखिए ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये इधर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ थे,
उनकी एनर्जी इतनी थी, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ थे जिनकी एनर्जी इतनी थी, कुछ यहाँ थे जिनकी इतनी होगी, कुछ यहाँ होंगे इतनी एनर्जी होगी। और जब देखा गया तो हमें यहाँ इस ग्राफ में ये और बताया गया कि यहाँ ये जो मैं रेड डॉट कर रहा हूँ, यहाँ कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो ये हैं, ठीक है। तो यहाँ देखा गया कि ये जो टेम्परेचर टी पर, इसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, यहाँ सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ सारे में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और किसी के पास इतनी एनर्जी है, किसी के पास इतनी, जो यहाँ पर है वो इसके पास इतनी एनर्जी है, जो यहाँ पर है उसके पास इतनी एनर्जी है, जो यहाँ पर है उसके पास इतनी एनर्जी है। तो ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किन मॉलिक्यूल्स के पास होगी, जो यहाँ पर होंगे। जो यहाँ पर होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि कर्व देखने में हमें दिख रहा है कि ये पीक है। ये पीक का मतलब यानी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो यानी ये इस अगर मैं कहूँ कि इसके यहाँ हमने ग्राफ खींचा है टेम्परेचर के लिए, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब ग्राफ खींचा तो देखा गया कि मैक्सिमम गैसियस पार्टिकल्स के पास ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी। ये काइनेटिक एनर्जी इतनी काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम पार्टिकल्स के पास। अगर 2 लाख पार्टिकल्स है तो हम कह रहे हैं कि 1,70,000 पार्टिकल्स के पास ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन कुछ पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी थी, और ये एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी उनमें से, इन 2 लाख पार्टिकल्स में से केवल यही पार्टिकल्स ऐसे थे जो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल तो 1.5 लाख पे थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सबके पास अलग अलग एनर्जी होती है। अगर कोई गैसेस सिस्टम है तो उसके पास जितने भी गैसेस पार्टिकल्स होते हैं सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, और मैक्सिमम के पास कितनी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर। और कुछ स्पेशल होते हैं जिनके पास वो एनर्जी होती है जिसमें वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे। फिर ये तो था 10 टी टेम्परेचर पर। जब नया ग्राफ खींचा गया T=T/10 पर। तो जब T/10 पर ग्राफ खींचा गया तो देखा गया कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया का मतलब कि ये T/10 के लिए T+10 का ग्राफ था, यानी जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो गई। आपकी पीक इस कर्व का ये है, तो ये हो गई इन बहुत सारे पार्टिकल्स की मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और देखा गया कि इस बार एक्टिवेशन एनर्जी जब ये आगे बढ़ाई गई तो एक्टिवेशन एनर्जी लगभग डबल हो गई, बढ़ गई। ये सारी एनर्जी क्या हो गई, ये वो पार्टिकल्स थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। तो देखा गया कि एक्टिवेटेड पार्टिकल ऑलमोस्ट डबल हो गए। कब, जब टेम्परेचर T से T/10 किया गया। तो ये था मैक्सवेल का बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, वो है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी हम शुरू से ही कोलिजन करते आ रहे हैं। और कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है गाइस, तो आप समझिए कोलिजन थ्योरी का मतलब है कि कोलिजन थ्योरी में ये बताया गया कि जब तक पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं होंगे, टकराएंगे नहीं, तब तक प्रोडक्ट पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, और जब तक ओल्ड बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे तब तक न्यू बॉन्ड नहीं फॉर्म होंगे। तो जब नए बॉन्ड बनने हैं तो कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोलिजन थ्योरी में ये बताया गया कि राइट टाइम पर राइट प्लेस पर कोलिजन होना, यानी परफेक्ट कोलिजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टिकल्स के बीच में परफेक्ट कोलिजन नहीं होगा तो पार्टिकल्स कोलिजन तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट कोलिजन थ्योरी में सिंपल ये बताया गया कि पार्टिकल का कोलिजन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टिकल का कोलिजन प्रॉपर कोलिजन होना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर कोलिजन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये NO2 का एक मॉलिक्यूल है, ये NO2 का दूसरा मॉलिक्यूल है। NO2 का एक मॉलिक्यूल, देखो NO2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करेगा तो N2O4 बनाना है। N2O4 का मतलब है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्ट करना है और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है। अब आप यहाँ देखिए, ये NO2 का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल है। ये दोनों एक दूसरे के पास आए और कोलाइड हुए, टकराए। लेकिन हुआ क्या कि इसका इसका नाइट्रोजन इसके ऑक्सीजन से टकराया, जबकि होना क्या था, इसके नाइट्रोजन को इसके नाइट्रोजन से टकराना था। तो इस वाली फर्स्ट वाले इक्वेशन में आप देखिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन से टकराया है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से थोड़ा दूर से टकराएंगे अभी, ठीक है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से टकराया तो क्या बना, N2 बन गया, नाइट्रोजन बन गया और इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर प्रॉपर कोलिजन हुआ है। जैसा कोलिजन चाहिए था मॉलिक्यूल को वैसा ही कोलिजन हुआ है कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन टकराता तभी तो N2 बनता। लेकिन यहाँ पर कोलिजन तो हुआ लेकिन कोलिजन सही नहीं हुआ, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन टकराया और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना नहीं था, क्योंकि नाइट्रोजन इसके तो पहले बॉन्ड बने हुए हैं, इस नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन चाहिए था जबकि इसको नहीं मिल पाया। तो ये क्या था, इम्प्रॉपर कोलिजन था और ये प्रॉपर कोलिजन था। इम्प्रॉपर कोलिजन में कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाया, NO2 वापस NO2 ही रह गए, जबकि प्रॉपर कोलिजन में N2O4 बन गया। तो कोलिजन थ्योरी में फाइनलाइज यही बताया गया कि जब पार्टिकल्स यानी कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट तभी फॉर्म होता है जब पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करते हैं। और कोलिजन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कोलिजन राइट कोलिजन यानी प्रॉपर कोलिजन होना इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर कोलिजन तभी होगा जब जिस पार्टिकल्स राइट प्रॉपर वे में
कोलाइड करेंगे। अगर वो इम्प्रॉपर वे में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ये थी कोलिजन थ्योरी। इसके बाद एक नंबर में कई बार आपसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाता है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मैं आपको बता दूं Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स कोलिजन करते हैं, द कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल जितना भी कोलिजन करते हैं उसी को बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको वन शॉट की नीड है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।